हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहा पहला क्लास? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहला क्लास कैसा रहा आप लोग का? हम तो यही आशा कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया रहा होगा। आप लोगों को कुछ जानकारी जीवन से भी रिलेटेड मिला, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत जरूरी है। ये टीचर नहीं बताएंगे आपको, ये आपके बड़े नहीं बताएंगे तो आपको कौन बताएगा, है ना। मौलिक जानकारी, नैतिक जानकारी बहुत जरूरी है, किताबी जानकारी के साथ साथ। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो। पहला है बच्चा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस एक्सप्लोजन का मतलब जानते हो, विस्फोट होता है। बम विस्फोट होता है ना, वही को एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ एंड बर्थ कंट्रोल। अभी हम बता रहे थे कि आजादी के बाद भारत नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, विश्व में क्या हुआ था, उस दौरान जो पॉपुलेशन था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए उसको हम लोग विस्फोट बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन का, आबादी का विस्फोट हो गया। अब आबादी का विस्फोट हो रहा है, आबादी कैसे बढ़ रहा है? नया जन्म ले रहा है, तभी तो जन्म होगा, तभी तो आबादी बढ़ेगा। तो जन्म को कैसे कंट्रोल किया जाए, नए जन्म को, नए बच्चे को आने से कैसे कंट्रोल किया जाए, रोकना नहीं है, आने देना है, बट एक लिमिट में आने देना है, कंट्रोल में आने देना है। तो उसी को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। तो इसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है, आइए करते हैं। देखिए, इन द लास्ट सेंचुरी, सेंचुरी जानते हो ना, शताब्दी, एंड ऑल डेवलपमेंट इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ये बोल रहा है कि पिछली शताब्दी में, यानी अभी 21वीं चल रहा है, 20वीं शताब्दी में, है ना, 1900 से लेके 2000 तक क्या हुआ, मेडिकल फील्ड में ग्रोथ हुआ, जिसके वजह से क्या हो गया, सारे लोग अच्छे से हेल्दी हो गए, सभी चीज में हेल्दी हो गए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो गए, फिजिकली हेल्दी हो गए, मेंटली हेल्दी हो गए, जिसकी वजह से लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 इंक्रीज टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। तो क्या बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के बारे में बता रहा है, ठीक है, एक भारत के बारे में नहीं बता रहा है, पूरे वर्ल्ड के बारे में बता रहा है। एक बता रहा है 1900 का पॉपुलेशन, एक बता रहा है 2000 का पॉपुलेशन, और एक बता रहा है आपका 2011 का पॉपुलेशन। देखो कितना ज्यादा विस्फोट हुआ है पॉपुलेशन में। 1900 में बच्चा कितना बिलियन था, 2 बिलियन। 2 बिलियन मतलब 200 करोड़। कितना था बच्चा, 2 बिलियन बोलिए या 200 करोड़ बोलिए, ठीक है ना। 2000 में कितना हो गया पॉपुलेशन, सीधे हो गया 6 बिलियन। 6 बिलियन मतलब 600 करोड़। कितना का इजाफा हुआ, कितना का इजाफा हुआ बताइए। तो सर 400 बिलियन, 400 करोड़ का इजाफा हो गया सीधे। मतलब 100 साल में, इतने दिनों में, 1900 साल में 2 ही बिलियन पीपल था, 200 करोड़ था, लेकिन मात्र 100 साल में 200 से कितना हो गया, 600 करोड़ हो गया। देख रहे हो, 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है। और 2011 आते आते कितना हो गया बच्चा पॉपुलेशन, 7.2 बिलियन, यानी 720 करोड़। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। 1900 साल लग गए पूरे पॉपुलेशन को 200 करोड़ होने में, और मात्र 100 साल में कितना हो गया, 200 से 600, और मात्र 11 साल में 600 से 720 करोड़ हो गया। तो ये एक विस्फोट तो ही है, पॉपुलेशन का विस्फोट ही है। और पॉपुलेशन कब विस्फोट होगा, जब उसको अच्छे से खाना मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लोग क्या करेगा, आराम से जिएगा, क्वालिटी लाइफ स्पेंड करेगा। क्वालिटी लाइफ स्पेंड करेगा तो बर्थ तो होगा ही होगा, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं भारत का क्या हाल है भाई। यानी कि आवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेट 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन 2011। बात समझ में आया क्या? देखिए, इंडिया में क्या हुआ सुनिए, जब ये चीज बाहर हो रहा था तो इंडिया में भी कुछ हो रहा था। 1950 के अराउंड, फिर 2000 के अराउंड, और फिर 2011 के अराउंड। 1950 में बच्चा 350 मिलियन था, कितना था, 350 मिलियन, मात्र 35 करोड़ था। कितना था, मात्र 35 करोड़ पॉपुलेशन यानी कि आबादी था भारत में 1950 के अराउंड।
2000 आते आते वो आबादी बढ़ के हो गया बच्चा 1 बिलियन। कितना हो गया? 1 बिलियन, यानी कि 100 करोड़। और 2011 आते आते बच्चा वही आबादी हो गया 1.2 बिलियन, यानी कि 120 करोड़। और अभी तो 150 करोड़ से भी ज्यादा है। अब सोचिए कि इंडिया एक छोटा सा देश है, और छोटा सा देश 150 करोड़ आबादी रख रहा है। पूरे के पूरे विश्व में कितना आबादी है? 8 करोड़ के लगभग। उसमें से 150 करोड़ कौन रख रहा है? मात्र भारत। तो आप समझ रहे हैं, 8 करोड़, 800 करोड़ में से 150 करोड़ तो भारत ही रख रहा है। 20-25% अकेला पॉपुलेशन भारत के पास है। देश बहुत छोटा है, क्षेत्रफल के मामले में बहुत छोटा देश है ना। 2.4% ही जगह आता है, और इतना ज्यादा क्या रख रहा है? पॉपुलेशन रख रहा है। तो क्या हुआ? पॉपुलेशन का विस्फोट हुआ। तो 1900 से लेके 2000 तक, चाहे वो विश्व में हो चाहे वो भारत में हो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा। अब इस पॉपुलेशन को बढ़ते हुए मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट या पूरे देश की अलग अलग सरकार क्या की? बर्थ कंट्रोल का नया नया मेथड लाया। आइए देखते हैं उसी के बारे में। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्रू आवर RCH, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली अ मार्जिनल। RCH तो हम लोग लाए थे, फैमिली प्लानिंग तो हम लोग लेके आए, लोगों को जागरूक किए कि भाई पॉपुलेशन रेट को कम करो। कम हुआ भी, लेकिन वो कम बहुत ही ज्यादा कम था। बात समझे? पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ, लेकिन वो मार्जिनल ग्रोथ था, बहुत लेस परसेंटेज था। According to 2001 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 per 1000 per year। 2011 में सेंसस किया गया पॉपुलेशन का, और उसमें पता चला कि पॉपुलेशन का जो रेट है ग्रोथ का, वो पर 1000 आदमी एक साल में 20 आदमी बढ़ जा रहा है। बात समझ में आया? 20 per 1000 पर ईयर, मतलब अगर 1000 आदमी है तो अगले साल, एक साल के अंदर वो 1020 हो जाएगा। तो हर एक 1000 पे कितना बढ़ रहा है? मतलब 2%, यानी 2% इंक्रीज था, जबकि होना नहीं चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए ग्रोथ रेट, बट 2% था। ए रेट एट विच इंडिया पॉपुलेशन कुड बी इंक्रीज रैपिडली, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सच इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन लीड टू स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। वही रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इतना हाई रेट से अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा भारत में, तो बेसिक फैसिलिटीज भी भारत की भारतीय जनता को नहीं मिलेगा, जो कि फूड यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान होता है, वो भी मिलने पे मुश्किल हो जाएगा। लोग आपस में सिविल वार कर लेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे, रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा चीजों का। क्या होगा? पॉपुलेशन खराब होगा, हेल्थ खराब होगा। तो इसको कैसे रोका जाए? तो आइए देखते हैं कैसा रोका गया है। गवर्नमेंट कंट्रोलिंग मेजर्स, गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रोलिंग मेजर लाया। सबसे पहला बच्चा, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हम दो हमारे दो। ये गवर्नमेंट ही लाए थे स्लोगन। बात समझ में आया? यानी गवर्नमेंट जो छोटे छोटे फैमिली है, जो पुअर फैमिली है, जो एक एक बार में 10-10 बच्चे करते हैं, उनको मोटिवेट करो कि भाई रुक जा, थम जा, हम दो हमारे दो ही तक ठीक है, उससे ज्यादा करो तो भूखे मरोगे। स्टैट्यूटरी रेजिंग मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल टू 21 ईयर। और क्या कर दिया गया? शादी का उम्र बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, कि मेल का जो एज होगा वो होगा 21 साल, और जो फीमेल का एज होगा वो होगा 18 साल, ताकि लोग कम उम्र में शादी करके ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करे। तो ये सारे मेथड थे जो गवर्नमेंट लगाया, रेगुलेट किया, लोगों पे इंपोज किया कि अगर ये करना, मतलब तुमको अगर रहना है तो ये मानना पड़ेगा। जैसे चाइना में बाबू बहुत कंट्रोल हुआ है अभी पॉपुलेशन, वो हम लोगों से पीछे चला गया है, जबकि ये टाइम पे दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री था। क्यों? क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी, वो एक नियम बना दी कि एक ही बच्चा होना चाहिए, एक से ज्यादा बच्चा होगा तो जेल काटना पड़ेगा भाई। अब जेल वाली बात है तो लोग तो मानेंगे ही, एक से ज्यादा बच्चा क्यों करे जेल जाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ इंप्लीमेंटेशन हमारे यहाँ लाना होगा अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, वरना कौन रुक रहा है ना। बोला जाता है भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद नहीं है रे बुड़बक, तुम्हारा कर्म है वो सब।
तो अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा, और इनिशियली यही सब काम गवर्नमेंट किए थे। अब कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चा। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? यहाँ पे आपको है ना कि मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है डिवाइस डिवाइस विच कंट्रोल पॉपुलेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो डिवाइस है या कंट्रासेप्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्डम है ना। कॉन्डम यूज करेगा अगर कोई कपल्स, तो क्या होंगे, वो जब चाहेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, कॉन्ट्रासेप्शन होगा, कॉन्सेप्शन होगा, यानी फीमेल प्रेग्नेंट होगी, अदरवाइज प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो कपल्स हैं वो अपना जो लाइफ जीना है, उनको सेक्सुअल लाइफ जीना है, वो जी भी सकते हैं, और साथ ही साथ पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर सकते हैं, अपने फैमिली के नंबर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कंट्रासेप्शन कैसा होना चाहिए, कुछ फीचर तो होना चाहिए ना कंट्रासेप्शन का, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी कर दोगे। तो लोगों को क्यों यूज करे, लोग क्यों यूज करे कॉन्ट्रासेप्शन, क्यों लोगों को यूज करना चाहिए, वो यूज करे तो उसको इजी लगे, उसको अच्छा लगे। इसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन बनाते समय, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखा गया, उन सारी बातों को यहाँ लिखा गया है। सबसे पहले क्या होना चाहिए बच्चा, जो ये जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस होना चाहिए वो होना चाहिए यूजर फ्रेंडली। क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है इजी टू यूज, है ना, कोई भी उसको यूज कर सकता है, उसके लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर जगह मिल जाए। इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग जो चीज यूज कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी रोकने के लिए कर रहे हैं और वो रुक ही नहीं रहा है, तो इफेक्टिव होगा तभी तो हम लोग यूज करेंगे। अगला, इजिली अवेलेबल, हर एक जगह अवेलेबल होना चाहिए। आप लोग को पता है कि आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक कॉन्डम हर एक मेडिकल स्टोर पे यूज मिल जाएगा, आपको अवेलेबल मिलेगा। तो इजिली अवेलेबल क्या क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर है, देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि लोग इसको क्यों यूज कर रहा है, लोग इसको यूज कर रहा है ताकि जब हमको जरूरत नहीं हो बच्चा पैदा करने की तब हम ना करें, लेकिन जब हमको जरूरत हो बच्चा पैदा करने की तब कर पाना, यानी कि रिवर्सिबल। नहीं करने दे रहा है तो करने भी दे रहा है। नो और लेस साइड इफेक्ट्स, बच्चा साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आप चीज अच्छे के लिए यूज करोगे और उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा तो आप तो वो भी यूज नहीं करोगे ना। तो आप कॉन्डम हो चाहे कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो वो यूज क्यों कर रहे हो? ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। अब प्रेगनेंसी तो रुक गया और कुछ और चीज हो गया, एलर्जी हो गया, कोई बीमारी हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शुडंट इंटरफियर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर। सेम बात है भाई। अब अगर मेल और फीमेल आपस में कोपुलेट कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है उनके सेक्सुअल एक्टिविटी में बाधा दे रहा है, उनके डिजायर में, उनके इच्छा में कमी ला रहा है, तो फिर वो लोग यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन बनाते समय, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बनाते समय इन सारी पॉइंट को, इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और वो कोई सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए। अब कंट्रासेप्टिव का बच्चा कुछ कैटेगरी होता है, अलग अलग टाइप के कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप है बच्चा वो है नेचुरल मेथड। क्या है बच्चा? नेचुरल। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज का यूज ही नहीं हुआ है, ये नेचुरल है, यानी कि हर एक आदमी अपने आप से कर सकता है, यानी कि वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। कॉन्ट्रासेप्शन तो समझ में आ गया बच्चा, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को रोकना। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी को रोकना। और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब प्रेगनेंसी रोकने वाला यंत्र, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब प्रेगनेंसी रोकने का प्रोसेस। तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे हैं। पहला मेथड है नेचुरल मेथड, कि नेचुरली कैसे हम कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, आधार क्या है? इसका आधार है कि बच्चा प्रेगनेंसी तो तब होगा ना जब मेल स्पर्म और फीमेल का ओवम, यानी स्पर्म और ओवम मीट करेगा।
तो इसमें हमको मीट ही नहीं करने देना। फीमेल और मेल आपस में कोपुलेट करेंगे, और जब मेल इनसेमिनेट करेगा फीमेल को, यानी अपना स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालेगा, तभी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म जाएगा और ओवम के साथ मीट करेगा। तो क्या करेगा ना कि मेल ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो फीमेल के ओवम में जाए ही ना, या फीमेल के बॉडी में एंटर ही ना करे, ताकि फीमेल के बॉडी ओवम से मैच ना हो, क्रॉसिंग ना हो, मिक्सिंग ना हो। बात समझ में आ गया? तो यही इसका बेसिस है कि इसमें ओवम और स्पर्म मीटिंग को अवॉइड किया जाता है। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं कौन कौन सा नेचुरल मेथड होता है। सबसे पहला मेथड है बच्चा पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। कौन सा मेथड है? पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। बच्चा देख, आप सभी लोग 12th में हैं और रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है कि हमारी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियड से बहुत फेमस है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बच्चा वो 28 दिन का होता है, यानी 1 से लेके 28 दिन। तो 1 से लेके 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें से 10 से लेके 10 से लेके 17वां दिन, ठीक है, 10वां दिन से लेके 17वां दिन जो होता है वो होता है फर्टाइल पीरियड। क्या होता है बच्चा? फर्टाइल पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टाइल पीरियड। यानी कि इस दौरान फीमेल का जो ओवम है वो ओवरी छोड़ के ओविडक्ट में आ जाता है। पता है ये बात आपको? यानी कि किसी फीमेल में, किसी ने, हर एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। उस 28 दिन में से पहला दिन से गिनती शुरू करो, 10वें दिन पे पहुंचो, और 10वां दिन से लेके 17वां दिन तक। मान लो किसी फीमेल का अभी अक्टूबर चल रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कुछ नहीं, आप उनके साथ कोपुलेट कर सकते हो। लेकिन 10 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक आपको अवॉइड करना उनके साथ सेक्स, उनके साथ कोपुलेशन, क्योंकि वो जो पीरियड है वो फर्टाइल पीरियड है फीमेल का। उस दौरान क्या होगा, अगर आप फीमेल के साथ कोपुलेट करते हो तो क्या होगा, आपका स्पर्म जो है जाके मीट कर जाएगा ओवम से, एंड देन ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मतलब क्या, कि इस पीरियड में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको फीमेल के साथ कोपुलेट नहीं करना है। वो पीरियड कौन सा होगा? 10वें दिन से 17वें दिन तक। यही है पहला नेचुरल मेथड, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, कि 10वां दिन से 17वां दिन तक फीमेल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि वो पीरियड क्या होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। उस दौरान अगर स्पर्म गया फीमेल के बॉडी में तो वो ओवम के साथ जाके क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। बात समझ में आया? पहला मेथड। दूसरा मेथड है बच्चा विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्शन। दूसरा मेथड का नाम क्या है बच्चा? ये सब हम लोग नेचुरल मेथड पढ़ रहे हैं। आप देखें, इसमें स्पर्म को मिलने से रोक दिया गया, क्योंकि सेक्सी नहीं होगा तो स्पर्म जाएगा ही नहीं फीमेल के बॉडी में। दूसरा है बच्चा विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्शन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बच्चा कोई भी डेट, कोई भी कुछ भी नहीं है। इसमें मेल और फीमेल आपस में कोपुलेट करेंगे, सेक्स करेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, लेकिन जैसे ही मेल जो है वो सीमेन इनसेमिनेट करने वाला होगा, यानी कि मेल के पेनिस से जैसे ही सीमेन बाहर आने वाला होगा, तो मेल अपना पेनिस विथड्रॉ कर ले, यानी कि फीमेल के वेजाइना से वो बाहर निकाल ले, और कहां सीमेन डाल दे? बाहर, आउटसाइड द बॉडी, कहीं बाहर गिरा दे। ठीक है, उससे क्या होगा, मेल और फीमेल के बीच में तो सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीमेन था वो बस बाहर चला गया, तो बाहर चला गया यानी कि फीमेल के वेजाइना में गया नहीं, वेजाइना में गया नहीं तो वो फीमेल तक पहुंचेगा नहीं तो स्पर्म और ओवम का मीटिंग यहां भी नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो यही था बच्चा कोइटस इंटरप्शन। बात समझ में आया? अगला देखिए, अगला है बच्चा लैक्टेशनल एमिनोरिया। क्या है बच्चा? लैक्टेशनल अमीनोरिया। ये क्या होता है सुनिए। जब कोई फीमेल, मान लीजिए एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी दी, फीमेल डिलीवर्स इन जनवरी, ठीक है, कोई फीमेल का जनवरी में डिलीवरी हुआ, ठीक है, अब वो जनवरी से लेके छठे महीना मार्च तक, जनरली 6 महीना का ही होता है, तो किसी फीमेल का अगर डिलीवरी हुआ है
तो डिलीवरी टाइम से लेके अगले 6 महीना तक उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। समझे क्या? ऐसे तो प्रेग्नेंट लेडी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, लेकिन डिलीवरी के 6 महीने बाद तक जो लेडी है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट होता है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है, उस दौरान अगर उस लेडी के साथ कोपुलेशन हुआ या सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ, तो चूंकि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है ही नहीं, ओवम बन ही नहीं रहा है, तो स्पर्म जाए या ना जाए, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो 3 मेथड है जो नेचुरल मेथड होता है। पहला मेथड पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, 10वें दिन तक से लेके 17वें दिन तक कोई कोपुलेटरी एक्टिविटी, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी फीमेल के साथ नहीं करनी। दूसरा मेथड विथड्रॉवल या कोइटस इंटरप्शन, इस दौरान जो मेल होगा वो अपना स्पर्म फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में नहीं डालेगा, वो बाहर रखेगा। तीसरा है हमारा लैक्टेशनल अमीनोरिया, यानी कि प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करती है, उस दौरान अगर उनके साथ कोपुलेटरी एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, तो चूंकि फीमेल जो है ओवम नहीं बना रही है, तो स्पर्म जाएगा भी, ओवम उसको मिलेगा नहीं फ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो ये जो मेथड थे, ये सारे के सारे तीनों मेथड नेचुरल मेथड थे। और इस तीनों नेचुरल मेथड में आप एक चीज कॉमन देखे होंगे कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पर्म को ओवम से कैसे ना कैसे करके रोक रहे हैं मिलने से, और यही इसका प्रिंसिपल था। आइए दूसरा दूसरा है बच्चा बैरियर मेथड। बैरियर जानते हैं आप लोग, बाधा भी है ना, अवरोध। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या होगा, यहां भी स्पर्म या ओवम को एक दूसरे से मिलने से ही रोकना है, लेकिन किसके थ्रू, नेचुरली नहीं। हमको अब कुछ नहीं करना है, हमको कुछ ऐसा चीज यूज करना है कि हमारा स्पर्म और फीमेल का ओवम मीट ही ना करे, बैरियर के थ्रू। देखिए बच्चा, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, सेम प्रिंसिपल है, यहां भी ओवम और स्पर्म को नहीं मीट करने दिया जा रहा है। अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, ये जो बैरियर्स होते हैं, जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो मेल के लिए भी अवेलेबल होता है, फीमेल के लिए भी अवेलेबल होता है। कॉन्डम मेड अप ऑफ थिन रबर या लैटेक्स that are used to cover penis in male and vagina and cervix in female just before coitus so that ejaculated semen does not enter female reproductive tract. Nirod is a popular brand for male condom. ये सारी बात एनसीईआरटी का पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बोला जा रहा है कि जो कॉन्डम है वो मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। बैरियर मेथड अभी पता है, मेल के लिए भी अवेलेबल होता है, फीमेल के लिए भी। मेल कहां इंसर्ट करेगा, पेनिस के ऊपर, फीमेल कहां इंसर्ट करेगी, वेजाइना में या सर्विक्स में। इससे क्या होगा, जब मेल सीमेन इजैकुलेट करेगा, जब मेल स्पर्म इजैकुलेट करेगा, तो वो स्पर्म कहां रह जाएगा, कॉन्डम में ही रह जाएगा। अब जब वो कॉन्डम में रह जाएगा तो वेजाइनल ट्रैक्ट में गया नहीं, वेजाइनल ट्रैक्ट में गया नहीं तो वो ओवम से मीट करेगा नहीं, ओवम से मीट नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो ये था हमारा बैरियर मेथड। एनसीईआरटी लिखता है कि सबसे फेमस ब्रांड जो कॉन्डम का है वो निरोध है, और इस पे 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज मेल कॉन्डम इंसर्टेड ऑन पेनिस, दिस इज फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम साइज में बड़ा होता है, लेकिन मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम दोनों क्या होता है, रबर या लैटेक्स से बना होता है, रबर बोलिए या लैटेक्स बोलिए, और दोनों का दोनों क्या होता है, नॉन रियूजेबल, बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करेंगे फिर उसको डस्टबिन यानी कि फेंक देना। कुछ यूजेबल भी होते हैं, रियूजेबल भी होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल मतलब कूड़ेदान में डाल दो। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद से ही यूज किया जा सकता है, खुद से पहना जा सकता है। देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर ऐसा होता कि जो कॉन्डम है उसको इंसर्ट करने के लिए कोई अदर पर्सन का, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन का ही पर्सन हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, यूज होता, तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता, लोग शर्म करते उस चीज को यूज करने के लिए। लेकिन चूंकि ये यूजर फ्रेंडली है, मतलब खुद से ही हम यूज कर सकते हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर है हमारे सोसाइटी में एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। दूसरा है बच्चा डायफ्राम या सर्वाइकल कैप या वॉल्ट्स। तो फीमेल के अंदर थोड़ा ज्यादा वेराइटी है, हर चीज में ज्यादा वेराइटी होता है। फीमेल कॉन्डम है, प्लस डायफ्राम है, प्लस सर्वाइकल कैप्स है, प्लस वॉल्ट्स है। तो फीमेल में कॉन्डम के अलावा ये भी 3 चीज हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज होता है, दैट आर इंसर्टेड इनटू फीमेल्स
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। यानी कि फीमेल कॉन्डम, फीमेल डायफ्राम, फीमेल सर्वाइकल कैप्स एंड फीमेल बॉल्ट्स, ये सारी चीजें भी रबर की बनी हुई है और सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे लगा दिया जाता है, ताकि जब मेल सेक्सुअल एक्टिविटी करे फीमेल के साथ तो स्पर्म जो है उसी में अटक के रह जाए, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट ना हो, ताकि फ्यूजन ना हो और फर्टिलाइजेशन ना हो और रिप्रोडक्शन ना हो। They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. They are reusable. ये जो तीन नीचे लिखा हुआ है ना, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड बॉल्स, ये क्या करता है, ये स्पर्म के इंट्रू को रोक देता है। अब मान लो ये गेट है, अब गेट पे तुम दीवार लगा दोगे या गेट पे दरवाजा लगा दोगे तो एंट्री होगा ही नहीं, स्पर्म तो आ रहा है पर चूंकि ये बैरियर है तो यहीं पे रुक जा रहा है। और ये तीनों चीज जो है यो रीयूजेबल है। कॉन्डम नॉन रीयूजेबल है, डिस्पोजेबल है, ये सारे रीयूजेबल है। अब जब तुम बाबू ये यूज कर रहे हो बैरियर मेथड, चाहे वो कॉन्डम हो, चाहे वो सर्वाइकल कैप हो, चाहे वॉल्ट्स हो, इनके एक्टिविटी को और इनहेंस करना है, क्योंकि 100% कोई भी काम नहीं करता, इफेक्टिव नहीं होता। कभी कभी इसके बाद भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो पाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन। तो अगर इसके इफेक्ट को इनहेंस करना है तो अलोंग विथ कॉन्डम्स आपको स्पर्मिसाइडल क्रीम चाहिए। स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या हो गया, साइडल का मतलब होता है बच्चा किलिंग, साइडल टर्म का मतलब होता है किलिंग और स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म। तो स्पर्मिसाइडल का मतलब क्या हो गया, स्पर्म किल करने वाला, स्पर्म मारने वाला क्रीम चाहिए आपको, जेली चाहिए या फोम चाहिए। आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विथ दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ाना है, आपको 100% सिक्योर रहना है कि हम जो यूज कर रहे हैं उसके बाद कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो आपको अलोंग विथ दिस बैरियर्स आपको क्रीम, जेलीज या फोम्स यूज करने पड़ेंगे। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसका कॉमन शॉर्ट फॉर्म नाम है आईयूडी, बहुत फेमस है आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, किसके अंदर, यूटेरस के अंदर, इसलिए इंट्रायूटेराइन। तो यूटेरस के अंदर लगाने वाले डिवाइस को हम लोग इंट्रायूटेराइन डिवाइस बोलते हैं। इंडिया में बहुत फेमस है अमॉन्ग फीमेल्स। सबसे ज्यादा अगर फीमेल प्रेफर करती है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो वो आपका आईयूडी ही है। चलिए देखते हैं। These devices are inserted by doctors या एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। ऑब्वियस सी बात है, ये परमानेंट मेथड है टाइप का, 2-4 साल के लिए इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो एक बार लगा लो, टेंशन फ्री रहो। लेकिन ये खुद से यूज नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल स्टाफ होने चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो। नेक्स्ट, अब आईयूडी भी बच्चा 3 टाइप का होता है ना। नेचुरल मेथड 3 टाइप के थे, आईयूडी भी 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, यानी कि इसमें कोई भी ड्रग्स नहीं होगा, कोई भी केमिकल्स नहीं होगा। एग्जाम्पल कैसा है बच्चा, लिप्स लो। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, मतलब एक ऐसा आईयूडी जो क्या रिलीज करेगा, कॉपर। एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। एक है बच्चा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मतलब ये आईयूडी हार्मोन रिलीज करता है। एग्जाम्पल है प्रोजेस्टार्ट और LNG-20। ये बच्चा VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। एग्जाम्पल, नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल बताओ, कॉपर रिलीजिंग का एग्जाम्पल बताओ, हार्मोन रिलीजिंग का एग्जाम्पल बताओ। तो ये 3 टाइप्स के क्या है, आईयूडीज हैं, तीनों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, IUD increase phagocytosis of sperm within the uterus and copper ion released suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm। बच्चा फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फ, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फिंग। क्या होता है बच्चा, इनगल्फिंग, मतलब खा जाना, निगल जाना। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, निगल जाना, ठीक है ना। तो ये जो आपका कॉपर टी है या आईयूडीज है, ये स्पर्म को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। या तो मार देंगे या उसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कैसे कम होगा बच्चा, आप जानते हो स्पर्म के पास टेल होता है, पूंछ होता है, जिसके वजह से वो स्विम करता है। अब उस तेल को ही तुम खराब कर दोगे तो स्पर्म स्विम नहीं कर पाएगा, और स्पर्म स्विम नहीं कर पाएगा तो ओवम के पास नहीं जा पाएगा, ओवम के पास नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो जो कॉपर आयन है वो क्या कर देता है, स्पर्म मोटिलिटी को खत्म
सप्रेस कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। तो जो आईयूडी है वो क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, खराब कर देगा किसको, स्पर्म को। अगला देखिए, द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। आपको पता है बच्चा कि वेजाइना से होते हुए यूट्रस में जाने के लिए बीच में सर्विक्स आता है। तो ये जो आपका हार्मोन रिलीजिंग कौन है, ये जो आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है वो क्या करेगा ना, सर्विक्स में म्यूकस का अमाउंट ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, या अगर चला भी गया अंदर तो इम्प्लांटेशन, आपको पता है यूट्रस में क्या होता है, जाइगोट जाके फंसता है। तो यूट्रस जब अच्छा रहेगा, तैयार रहेगा, तभी तो उसमें जाके जाइगोट फंसेगा, तो इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता है जाइगोट का। तो जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, या तो वो सर्विक्स ब्लॉक कर देगा, या तो इम्प्लांट ही नहीं होने देगा। जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है वो क्या कर देगा, स्पर्म को, मोटिलिटी को कम कर देगा, और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उसको कम कर देगा। जो नॉन मेडिकेटेड है वो सीधा का सीधा फैगोसाइटोसिस कर जाएगा, किसका, स्पर्म का। IUDs are ideal contraceptive for female who want to delay pregnancy and or space children. IUD उस फीमेल के लिए सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो अपने एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में क्या करने चाहती हैं, गैप रखना चाहती हैं, और अपने वैवाहिक जीवन को भी इंजॉय करना चाहती हैं। यानी उनको सेक्सुअल एक्टिविटी करना है पर उनको बच्चे के बीच में गैप लाना है। तो पहला बच्चा हो गया, आईयूडी यूज कर लीजिए, उसके बाद आप अपना सेक्सुअल एक्टिविटी कीजिए, सेक्सुअल लाइफ जीजिए। जब आपको दूसरा बच्चा चाहिएगा वो आईयूडी बाहर निकलवा लीजिएगा, फिर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, दूसरा बच्चा आ जाएगा। बात समझे? इट इज वन ऑफ द मोस्टली वाइड एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कॉन्ट्रासेप्शन का नाम है आईयूडी, ठीक है, क्योंकि फीमेल को सबसे ज्यादा पसंद है ये। नेक्स्ट, पिल्स। अब आइए बच्चा पिल्स पे। पिल्स मतलब गोली, वो जो दवाई खाते हो ना, दवा का पिल्स, तो दवा भी आता है, पिल्स भी आता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल। बच्चा फीमेल के लिए पिल्स भी आता है, प्रेगनेंसी रोकने के लिए फीमेल के लिए पिल्स भी आता है। और वो पिल्स किस चीज का होता है, या तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होगा, या प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। और ये पिल्स फीमेल के अंदर खाने पे प्रेगनेंसी रुकता है। They are used in the forms of tablet and hence are popularly called as pills. इसको पिल्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट खाया जाता है, तो टैबलेट को पिल्स बोलते हैं, इसलिए पिल्स बोल दिए। Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting from within the first 5 days of menstrual cycle. बच्चा ये जो पिल्स है, अलग अलग टाइप के पिल्स होते हैं। कोई सप्ताह में एक दिन खाने वाला होता है, कोई महीना में एक दिन खाने वाला होता है, कोई लगातार डेली खाने वाला होता है ना। तो अलग अलग टाइप के पिल्स हैं। जो एक बार खाने वाला ऑब्वियस सी बात है उसका इफेक्ट बॉडी पे कम पड़ेगा, जो डेली खाने वाला उसका इफेक्ट बॉडी पे ज्यादा पड़ेगा, बॉडी को खराब करता है ये सारी चीजें, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, पिल्स क्या करता है बच्चा, दे इनहिबिट ओवुलेशन, वो ओवुलेशन ही नहीं होने देता है, एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ये जो पिल्स है ये ओवुलेशन को ही रोक देते हैं, ओवम को ओवरी से यूट्रस में जाने ही नहीं देते हैं। अगर चला भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, और इम्प्लांटेशन होगा तब ना जब स्पर्म नीचे से आएगा, वो सर्विक्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, ये स्पर्म ही नीचे से ऊपर जो नहीं आए। तो क्या क्या करते हैं, ओवुलेशन रोक देते हैं, इम्प्लांटेशन रोक देते हैं, और सर्विक्स को ब्लॉक कर देते हैं। आ रहा बात समझ में? बिल्कुल। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। फीमेल्स अच्छा है, सॉरी फीमेल्स नहीं, पिल्स अच्छा है, इसका साइड इफेक्ट भी कम है, और ये सिर्फ एक खाना ही तो है, तो आराम से लेडी जो है इसको यूज करती है। सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, contain a non-steroidal preparation. It is once a week pill with very few side effect and high contraceptive value. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इस पे कि सहेली एक ड्रग है जो कहाँ डेवलप किया गया था, लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये सप्ताह में एक बार खाने वाला ड्रग्स है, इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, और क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल है। स्टेरॉइड बच्चा फैट होता है, जितना स्टेरॉइड लोगे उतना ज्यादा बॉडी पे हार्म होगा, हार्ट अटैक का चांस रहता है। क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल है तो ये बढ़िया है, बहुत इफेक्टिव है, सप्ताह में एक ही बार खाना है।
Progesterone alone or in combination with estrogen can also be used by female as injection or implants under the skin. Their mode of action is similar to the pills and their effective period is much longer. बच्चा पिल्स के अलावा लेडी इंजेक्शन भी ले सकती है प्रोजेस्टेरॉन का या एस्ट्रोजन के साथ, और या तो उसका इम्प्लांट्स भी करवा सकती है अपने स्किन के नीचे, छोटे छोटे इम्प्लांट्स होते हैं, एनसीईआरटी में फिगर दिए हुए हैं। तो या तो आप पिल्स ले लो प्रोजेस्टेरॉन का, या आप सुई ले लो, या आप इम्प्लांट करवा लो। Administrating pills or IUD or progesterone estrogen combination within 72 hours of coitus is very effective emergency contraceptive to avoid pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse या sex। बच्चा कभी कभी क्या होगा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाएगा, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाएगा, या रेप हो सकता है, रेप केस हो सकता है। तो इस दौरान फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 72 घंटे के अंदर या तो आप पिल यूज कर लो, या आप आईयूडी यूज कर लो, या आप ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन वाला सुई ले लो। तो इस तीनों चीजों से आपको क्या होगा कि ये जो 72 घंटे के अंदर, ये एक लिमिट है, विथिन 72 आवर, 3 दिन के अंदर आपको ये सारी चीजें लेनी पड़ेगी, जिसके वजह से क्या होगा, आपके अंदर प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाएगा। आप इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चा, इमरजेंसी पिल्स। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्लांट्स यही है, देखो इसको इम्प्लांट्स बोलते हैं, स्किन के अंदर लगाया जाता है। चलिए, ये तो हिंदी है, बता चुके हैं, ये आ गया ये। अच्छा, यहीं पे खत्म, देखते हैं। एक बार फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में। चलिए देखिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बच्चा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड था, नेचुरल मेथड। सबसे पहले नेचुरल था। नेचुरल में क्या क्या था बच्चा, 3 मेथड थे। एक था आपका पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, दूसरा था कोइटस इंटरप्शन, और तीसरा था लैक्टेशनल अमीनोरिया। ये नेचुरल था। अब आइए बैरियर पे। बैरियर बच्चा मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है ना। तो मेल और इधर फीमेल। मेल के लिए बस एक ही होता है जिसको हम लोग कॉन्डम बोलते हैं, और फीमेल के लिए भी बच्चा कॉन्डम तो होता ही होता है, साथ में क्या क्या होता है, सर्वाइकल कैप, हो गया, वॉल्ट्स हो गया, और डायाफ्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चा आईयूडी आता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब आईयूडी 3 तरीके का होता है। एक होता है बच्चा नॉन मेडिकेटेड, है ना। दूसरा होता है बच्चा, नॉन मेडिकेटेड के बाद होता है आपका कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा होता है बच्चा हार्मोन रिलीजिंग। इसके अलावा जो मेथड होता है बच्चा वो होता है पिल्स। पिल्स के अलावा भी होता है इंजेक्शन, है ना, और इंजेक्शन के अलावा भी होता है इम्प्लांट्स। तो इतने सारे मेथड हैं किसके, कॉन्ट्रासेप्शन के। मेथड नंबर डाल देते हैं हम, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा और छठा। इसके अलावा भी है ना, सर्जिकल मेथड भी होता है। आप सुने होंगे नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है, वो भी कॉन्ट्रासेप्शन का ही मेथड है, लेकिन वो फाइनल मेथड है। अगर किसी में नसबंदी कर दिया जाए, वैसेक्टोमी और ट्यूबकटोमी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके बाद फिर वो वापस से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इन सभी के ये सब रिवर्सिबल है। ये यूज करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप बच्चा यूज ही नहीं कर, बच्चा कर ही नहीं पाओगे, कर पाओगे,
जब ये चीजें छोड़ दोगे तो बच्चा होगा, यूज करोगे तो नहीं होगा। लेकिन जो सर्जिकल मेथड है, जिसमें सर्जरी किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, जिसको हिंदी में नसबंदी का ऑपरेशन बोलते हैं, उसमें काट के हटा दिया जाता है उस पार्ट को। अब जब पार्ट को ही काट के हटा दिया जा रहा है, कनेक्शन को ही ब्लॉक कर दिया जा रहा है, तो वापस से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो वो टर्मिनल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी होता है। अगर किसी पेरेंट्स को अब निश्चिंत हो गए हैं, अब उनको बच्चा पैदा फ्यूचर में नहीं करना है, तब वो किस पे जा सकते हैं? सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे जा सकते हैं, जो कि हमारा अगले क्लास का टॉपिक है। अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या हो सकता है, दो लोगों के बीच में सेक्स के दौरान कौन सा डिजीज ट्रांसफर हो सकता है, और इनफर्टिलिटी क्या होता है, कि कोई कपल जो है वो बच्चा पैदा क्यों नहीं कर पाते, वो इनफर्टाइल क्यों है, और इनफर्टाइल है तो वो कैसे बच्चा पैदा कर सकते हैं। उसके लिए आईवीएफ सेंटर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर है, जिसको हम लोग आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। ये एक बार चार्ट बढ़िया से आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से याद करने में आपको सहायता मिलेगा, सभी चीज एक जगह पे आपको दिख रहा है। चलिए आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाते रहे, एनसीईआरटी रिवाइज करते रहे और क्वेश्चन लगाते रहे, तभी जाके आपका बायोलॉजी मजबूत होगा। सिर्फ लेक्चर देख के सोचिएगा कि हम पारंगत पा लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मास्टर जो कहे उसको तो फॉलो करना चाहिए। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है और नहीं कुछ अच्छा करना है, तो फिर तो आप कर ही लेंगे जो करना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।